आज हम लोग पढ़ेंगे 72 एफोरिज्म। तो हम लोगों ने 71 एफोरिज्म में 3 पॉइंट पढ़े थे कि अगर कोई पेशेंट है, उसका क्योर करना है, तब हमें 3 पॉइंट पता होने चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसके बिना हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। तो हमारा उसमें से पहला पॉइंट था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ हम करेंगे कैसे, डिजीज़ समझेंगे कैसे, किस टाइप की डिजीज़ है, एक्यूट डिजीज़ है या क्रॉनिक डिजीज़ है, किस टाइप की डिजीज़ है। तो वो हम लोग 71 एफोरिज्म से पढ़ना स्टार्ट करते हैं 82 एफोरिज्म तक। ठीक है, सॉरी 72 से पढ़ते हैं, जिसे हम लोग अगर कंबाइंड फॉर्म में बोलें कि 72 एफोरिज्म से लेकर 82 एफोरिज्म तक दिया क्या है, तो हम लोग उसे बोलते हैं जनरल सर्वे ऑफ डिजीज़। कि अगर कोई पेशेंट आया है तो हम उसका जनरल सर्वे कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे पेशेंट को डिजीज़ क्या है। तो हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ होती है। तो एक होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का, और एक एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो होम्योपैथी में जब हनीमैन सर ने डिजीज़ का क्लासिफिकेशन किया था, अच्छा थोड़ा मैनेज करना, चिड़ियों का शोर शराबा होगा। तो हनीमैन सर जब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ करते थे तो उसका बेसिस क्या था। तो हनीमैन सर जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ करते थे वो क्या था, उनका क्लिनिकल बेसिस के ऊपर एक्सपीरियंस था। जबकि जो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का, वो डिपेंड होता है कि किस ड्यूरेशन की डिजीज़ हो रही है, उसका रेट क्या है, डिजीज़ होने का रेट क्या है, उसके बेसिस पे डिवाइड करते थे। तो कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ा रहा है। तो हनीमैन सर जो एक्सप्लेन करते थे कि डिजीज़ 2 तरीके की होती हैं, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। जबकि वही एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ते थे, जो इनिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ था, उसमें पढ़ते डिजीज़ के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक्यूट डिजीज़, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ का क्लासिफिकेशन क्या था कि उसमें ड्यूरेशन हम लोग चेक करते थे एलोपैथिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में, कि अगर डिजीज़ 4 या 5 हफ्ते तक है, डिजीज़ हुई 4 या 5 हफ्ते तक रही, उसके बाद वो चली गई, तो उसे एक्यूट में रखते थे। फिर क्रॉनिक डिजीज़, सॉरी सब एक्यूट जो डिजीज़ होती थी वो कैसी थी, तो जो हमारी सब एक्यूट डिजीज़ होती हैं वो होती हैं 5 हफ्ते से ज़्यादा। अगर 1.5 महीने से ज़्यादा कोई डिजीज़ लॉन्ग कर रही है तो वो सब एक्यूट डिजीज़ के अंदर आती थी। और हमारा थर्ड था एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, वो था हमारी क्रॉनिक डिजीज़। तो क्रॉनिक डिजीज़ में क्या पढ़ते हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक चले, जैसे डायबिटीज़ हो गई, तो वो क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ के केस होते थे। वहीं जब हनीमैन सा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ करते थे, वो क्या कहते थे, क्लिनिकल बेसिस पे डिजीज़ को क्लासिफाई करते थे, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़ को। और एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू तक क्या था, जो कॉमन सिम्टम होते हैं डिजीज़ के, उसके बेसिस पे डिजीज़ का नाम दे दिया जाता था। जैसे किसी को फीवर आ रहा है, फीवर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो जो कॉमन सिम्टम होते हैं किसी डिजीज़ के, उन कॉमन सिम्टम को कलेक्टिव करके बोल दिया, अच्छा ये टाइफाइड लाइक फीवर है या फिर टाइफाइड फीवर है, ठीक है, या फिर मलेरिया लाइक सिम्टम मलेरिया फीवर है। वहीं पर हनीमैन सर क्या कहते थे कि कॉमन सिम्टम पे हमें ध्यान ही नहीं देना। 153 वर्जन में पढ़ते हैं कि जो PQRS सिम्टम होते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करने की कोशिश करना, उसके बेसिस पे हम डिजीज़ को समझते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि एलोपैथी में कॉमन सिम्टम के बेसिस पे डिजीज़ का क्लासिफिकेशन होता है। और ये शुरुआती स्टेज थी जब डिजीज़ का क्लासिफिकेशन किया जा रहा था। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई एलोपैथिक में, तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल बेसिस पे भी डिवाइड किया गया, एनाटॉमी बेसिस पे भी डिवाइड किया, फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और अल्टीमेटली आजकल हम लोग जो मॉडर्न बुक में पढ़ते हैं WHO क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बट हमें उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, होम्योपैथी में हनीमैन सर ने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ कैसे दिया था। तो देखो 72 एफोरिज्म में देखो, जो पहला पॉइंट ही, जो पहली लाइन लिखी है, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट, तो वो फर्स्ट पॉइंट किस चीज़ की बात कर रहा है। तो 71 एफोरिज्म में जो पहला पॉइंट दिया हुआ था हमारा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ हमें करनी ही है, तो वो हमारा स्टार्ट होता है 72 एफोरिज्म से लेकर 82 एफोरिज्म तक। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक्यूट डिजीज़ होती क्या है और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है, फिर उसको हम लोग रीडिंग मारेंगे 72 एफोरिज्म को। तो हनीमैन सर कहते हैं, तो जो हमारी एक्यूट डिजीज़ होती है वो किसी पेशेंट को होगी, कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। एक्यूट डिजीज़ का हनीमैन सर ने ये क्लिनिकल बेसिस पे क्लासीफाई किया था कि एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि पेशेंट को हो, कुछ समय तक रहें, उसके बाद वो चली जाएं। उसका फेट क्या हो, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि डिजीज़ रिकवरी ना हो, या फिर रिकवरी हो जाए, या फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।
तो ये 3 पॉसिबिलिटी थी एक्यूट डिजीज़ में। और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती हैं? हनीमैन सर ने एक्सप्लेन किया, क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी डिजीजेस जो कि किसी पेशेंट को धीरे धीरे डिटेरिएट करती है बॉडी को। वो धीरे धीरे होगी, पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि उसको डिजीज़ हो रही है, और बॉडी धीरे धीरे वीक होती रहती है, डिटेरिएट होती होती है, वो तब तक चलती रहती है जब तक पेशेंट की डेथ ना हो जाए। ये क्रॉनिक डिजीज़ थी। और क्रॉनिक डिजीज़ का कॉज क्या था? हनीमैन सर एक्सप्लेन करते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ का कॉज होता है हमारा क्रॉनिक मियाज़म। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं 72 एफोरिज्म। देखो, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट, ये किसके लिए? 71 एफोरिज्म के फर्स्ट पॉइंट के लिए, कि विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ करते हैं, द फॉलोइंग विल सर्व एज ए जनरल प्रिलिमिनरी व्यू। हनीमैन सर कह रहे हैं कि ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, हम शुरुआत ही यहीं से कर रहे हैं कि हमें डिजीज़ को समझना क्या है, हम ठीक क्या कर रहे हैं। प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू, इनिशियल शुरुआत हम यहीं से करते हैं। कैसे? द डिजीज़ टू विच मैन इज़ लायबल, ऐसी बीमारियाँ जिसके लिए जो मनुष्य आदमी है, ह्यूमैनिटी है, जो लायबल होती है आइदर रैपिड माइब्रिड प्रोसेस ऑफ एबनॉर्मल डिरेंज वाइटल फोर्स, कि एबनॉर्मली जो हमारा वाइटल एनर्जी है, 9 और 10 एफोरिज्म पढ़ते हैं वाइटल एनर्जी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो डिरेंज हो जाए, उसके अंदर गड़बड़ी आ जाए। वो प्रोसेस कैसा हो? रैपिड, बहुत फास्ट हो, रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस, बहुत ही तेज़ी से बीमारी वाला प्रोसेस, डिजीज प्रोसेस होता है। किसकी वजह से? डिरेंज वाइटल फोर्स से। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज कैसी होती है? रैपिड होती है। आगे, विच हैव टेंडेंसी टू फिनिश देयर कोर्स, जिनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना कोर्स ऑफ टाइम, वो बीमारी जितने समय के लिए आई है उतना वो पूरा ही करेगी। मोर और लेस क्विकली, या तो बहुत जल्दी कर लेगी या फिर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट वो किसमें अंदर आ रही हैं? वो अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करती हैं। मतलब किसी को डिजीज़ हुई, वो कुछ समय तक रही, उसके बाद वो चली जाएगी। बट ऑलवेज इन मॉडरेट टाइम, बट टाइम ड्यूरेशन ऐसा होगा कि हमें पता लगेगा, हाँ भाई ये डिजीज़ आई, इतने समय तक रहेगी, फिर चलिए, ये मॉडरेट टाइम है, हमें टाइम ड्यूरेशन का पता लग रहा है। दीज आर टर्म एक्यूट डिजीज़, ऐसी बीमारियों को हम एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। तो हनीमैन सर कह रहे हैं ऐसी बीमारियाँ जो कि बहुत तेज़ी से हों, बॉडी में होने के बाद कुछ समय तक रहें, मॉडरेट टाइम तक, उसके बाद वो चली जाएं, ऐसी बीमारियों को हम लोग एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। और ठीक है, आगे फिर हनीमैन सर बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ डिजीज़ क्या? क्रॉनिक डिजीज़ है। तो और के बाद हनीमैन सर क्रॉनिक डिजीज़ एक्सप्लेन करते हैं। दे आर डिजीज़ ऑफ सच कैरेक्टर, ऐसी बीमारियाँ क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में हैं कि ऐसी बीमारियाँ दैट विल स्मॉल ऑफ एन इम्परसेप्टेबल बिगनिंग, उनकी शुरुआत कैसे हुई पता ही नहीं लगता। जैसे सोरियासिस होती है, या फिर क्रॉनिक एक्जिमा होता है, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, फिर डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, या फिर इक्थायोसिस हो गई। तो ऐसी बीमारियाँ, फिर लाइकर प्लेनस हो गया, ऐसी बीमारियाँ जिनकी शुरुआत इतनी धीरे धीरे होती है, पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि बीमारी कब हो गई, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, इम्परसेप्टेबल बिगनिंग। आगे, डायनेमिकली डिरेंज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी है, उसको डायनेमिकली धीरे धीरे वो डिजीज़ कर रही है। ईच इन इट्स ओन पिक्यूलियर मैनर, हर इंडिविजुअल के अंदर वो अलग मैनर में डिजीज़ कॉज कर रही होगी। आगे, एंड कॉट इज़ ग्रेजुअली टू डेविएट फ्रॉम हेल्दी कंडीशन, और वो ऐसे धीरे धीरे होती है कि हेल्दी कंडीशन से डेविएशन हो जाता है। तो हमारी बॉडी जो हेल्दी स्टेट में थी वहाँ से डिरेंज हो जाती है। तो हम लोग जब डिजीज़ पढ़ते हैं, डिजीज़ क्या है, तो वहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग कि वाइटल फोर्स का इस लिमिट तक डिरेंज हो जाना कि वो साइन और सिम्टम प्रोड्यूस करने लगे, उसे हम लोग डिजीज़ बोलते हैं। तो जो एफोरिज्म खोलो तुम, एफोरिज्म 11, तो उसमें देखो क्या लिखा है, इट इज़ ओनली द वाइटल फोर्स डिरेंज टू सच एन एबनॉर्मल स्टेट, हमारा वाइटल फोर्स इस हद तक डिरेंज हो जाए तब जाके डिजीज़ का कॉज होता है। तो वही चीज़ हनीमैन सर ने लिखी है कि ग्रेजुअली डेविएट फ्रॉम द हेल्दी कंडीशन, हेल्दी कंडीशन से धीरे धीरे डेविएशन हुआ है, इन सच ए वे, और इस तरीके से क्या, द ऑटोमेटिक लाइफ एनर्जी कॉल्ड वाइटल फोर्स, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या करती है, हुज ऑफिस इज टू प्रिजर्व द हेल्थ,
जो हमारी वाइटल एनर्जी का काम था कि हेल्दी कंडीशन को मेंटेन रखना, अब मेंटेन नहीं रख रही है, ओनली अपोज टू देम एट कमेंसमेंट। जब ये क्रॉनिक डिजीज़ की शुरुआत होती है, जो हमारा वाइटल फोर्स होता है, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, जो इनिशियल स्टेज में तो अपोज करती है कि बीमारी ना होने पाए, क्रॉनिक बीमारी ना होने पाए, बट ये शुरुआती स्टेज में होता है। बाद में क्या होता है, एंड ड्यूरिंग देयर प्रोग्रेस इम्परफेक्ट, बट जैसे जैसे क्रॉनिक डिजीज़ की प्रोग्रेस होती है, इम्परफेक्ट, अनसुटेबल, यूजलेस रेजिस्टेंस, हमारा वाइटल फोर्स जो है, हमारा वाइटल एनर्जी जो है, उसको रजिस्ट नहीं कर पाता। तो इनिशियल स्टेज में रेजिस्टेंस शो करता है, बट बाद में हमारी एनर्जी उसको रजिस्ट नहीं कर पाती, बट इज़ अनेबल टू ऑफ इट्सेल्फ टू एक्सटिंग्विश देम, और ना ही हमारी वाइटल एनर्जी उस क्रॉनिक डिजीज़ को ख़त्म कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो डायनेमिकली धीरे धीरे बॉडी को डिरेंज कर रही थी, बट मस्ट हेल्पलेसली सफ़र, और हमारी जो वाइटल एनर्जी है उस बीमारी से सफ़र कर रही होती है। देम टू स्प्रेड एंड इट्सेल्फ टू बी इवर मोर एंड मोर एबनॉर्मली डिरेंज, और ये क्रॉनिक बीमारी धीरे धीरे और भी ज़्यादा एबनॉर्मली डिरेंज होती हुई चली जाती है, अनटिल एट लेंथ द ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड, और ये तब तक रहती हैं जब तक पेशेंट की डेथ ना हो जाए, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ ना हो जाए, तब तक ये बीमारी कंटिन्यू बनी ही रह जाती हैं। दीज आर टर्म क्रॉनिक डिजीज़, हनीमैन सर कह रहे हैं कि ऐसी बीमारियों को हम लोग क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। और ये होता किस वजह से है? दे आर कॉस्ड बाय इन्फेक्शन विद द क्रॉनिक मियाज़म, ये क्रॉनिक मियाज़म के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जैसे अभी एक थोड़ा कन्फ्यूजन हम क्लियर करते हैं, कई लोग कहते नहीं कि मियाज़म का मतलब इन्फेक्शन होता है, कई लोग समझाते हैं मियाज़म मतलब इन्फेक्शन, बट ऐसा नहीं है। हनीमैन सर को ये क्लियर आइडिया था कि कौन सी बीमारी इन्फेक्शियस है, कौन सी बीमारी नॉन इन्फेक्शियस है, कौन सी छुआछूत से फैलती है, कौन सी नहीं फैलती है। तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि जो बीमारी क्रॉनिक डिजीज़ है, ये क्रॉनिक मियाज़म की वजह से होती है। जब इसका इन्फेक्शन होता है, जब ये बॉडी को टच हो जाती है, जब ये क्रॉनिक मियाज़म बॉडी को डिरेंज करता है, तब जाके ये क्रॉनिक डिजीज़ का अराइवल होता है। तो हमने पढ़ा क्या, एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है। तो हमारी एक्यूट डिजीज़ क्या है? जो रैपिडली आए, बॉडी को एबनॉर्मल प्रोसेस में करे, वाइटल फोर्स जो है उसका एबनॉर्मल डिरेंजमेंट करे, और कुछ समय रहने के बाद चली जाए। उसका फेट क्या होगा, आगे हो क्या सकता है, या तो रिकवरी हो सकती है या फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है, वो हमारा एक्यूट डिजीज़ है। और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है? ऐसी बीमारियाँ जो कि क्रॉनिक मियाज़म की वजह से हो। जब ये बीमारी होती है तब शुरुआत में हमारा वाइटल एनर्जी इसे अपोज करने की कोशिश करता है, बट अपोज नहीं कर पाता। ये बीमारी धीरे धीरे बॉडी के अंदर बढ़ती रहती है, और ये वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट करती रहती है। और कब तक करती है? जब तक पेशेंट की डेथ ना हो जाए। तो क्रॉनिक डिजीज़ क्रॉनिक मियाज़म की वजह से होता है, और एक्यूट डिजीज़ रैपिड कोर्स में होता है, सडन होता है। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि एक्यूट डिजीज़ किस वजह से होती है? तो वो भी मियाज़म का डिस्टर्बेंस ही है अल्टीमेटली। तो हम लोग जब टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ पढ़ेंगे 73 वर्जन में, तब वहाँ पर पढ़ेंगे कि जो हमारी एक्यूट डिजीज़ की टाइप है इंडिविजुअली, या फिर स्पोरेडिक डिजीज़, या फिर रिकरिंग नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ डिजीज़, वहाँ पर सोरा का डिस्टर्बेंस होता है। वो हम तुम्हें बताएंगे 73 वर्जन में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देखो लिखा है। और जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं मेंटल डिजीज़ क्या होती है। मेंटल डिजीज़ में हम लोग पढ़ते हैं वन साइडेड जो डिजीज़ होती हैं, ये सब क्या ऐसी हैं? क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। इसमें अंदर मियाज़म का डिस्टर्बेंस होता है। ये बीमारियां धीरे धीरे बॉडी को डिटेरिएट करते रहते हैं। कब तक करते रहते हैं? जब तक पेशेंट की डेथ ना हो जाए, मतलब उसकी लाइफ तक ये रहती हैं। कौन सी बीमारियाँ? क्रॉनिक मियाज़म। तो डिजीज़ है क्या अल्टीमेटली? तो हम लोगों ने पढ़ा था डिजीज़ को 13 एफोरिज्म में कि डिजीज़ क्या है? हमारे वाइटल एनर्जी का डिरेंजमेंट है। और वो डिरेंजमेंट कैसा है? ऐसा नहीं कि डिरेंज हो गए तुरंत डिजीज़ हो जाएगी, नहीं। डिरेंज एक लिमिट तक है, एक लिमिट तक तो इंडिस्पोजिशन होगा, बट उस लिमिट के बाद एक लिमिट वाइटल एनर्जी एक लिमिट तक डिस्टर्ब होती रहती है, उसके बाद वो डिजीज़ में कन्वर्ट होती है। तब हमें आकर क्रॉनिक मियाज़म, क्रॉनिक डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है। तो बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है वो हमने एक लेक्चर पहले से डाल रखा है एच ए रॉबर्ट सर का,
तो वहाँ पे समझ में आएगा हनीमैन सर ने अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ कैसे किया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं 72 एपिसोड में बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिवाइड करते हैं डिजीज़ को, तो उसमें डिवीज़न कैसे करते हैं, वहाँ पे कॉमन सिम्टम के बेसिस पे किया जाता है। जबकि हनीमैन सर ने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था, क्लिनिकल बेसिस पे, कि ये बीमारी कितने समय तक बॉडी के अंदर है, कब तक ये चेंजेस पैदा कर रही है, ठीक है। वहाँ पर इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होता है एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में, जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ करते हैं। जबकि जब हम लोग होम्योपैथिकली क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ करते हैं, जब इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, तब हम इंडिविजुअलाइज करके हर पर्सन अलग है, तो हर पर्सन के अंदर डिजीज़ अलग मैनर में आएगी, तब हम इंडिविजुअलाइजेशन करके पेशेंट को ठीक करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर बस इतना ही।